Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna. Students, आज हम इंटीग्रेशन पर एक एक्सरसाइज कराने वाले हैं और ये 11th फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें आप देखेंगे कि कैलकुलस की जानकारी दी है, यानी कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टूल्स के रूप में कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। और जैसा आप जानते हैं कि कैलकुलस के 2 पार्ट हैं। उसमें डिफरेंशिएशन पर हम 2 एक्सरसाइज रिसेंटली करा चुके हैं और ये इंटीग्रेशन पर आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक बार फिर मैं रिपीट किए देता हूँ। 9 मार्च को जो बोर्ड का 12th का मैथ्स का पेपर हुआ था, उसमें हमने 6 लेक्चर की एक सीरीज बनाई थी जो सिर्फ इंटीग्रेशन पर ही डिपेंड थी। और उसको देख करके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये कलेक्शन अच्छा था, वो केवल PYQs थे। तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर आप सर एक सिंपल एक्सरसाइज और बना दीजिए। तो ये डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने बनाई दी, अब ये इंटीग्रेशन के लिए है। और ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये मैथ्स के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो इसे देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये फिजिक्स के उन स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे बायोलॉजी है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं मैथ्स में, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज है, डिफरेंशिएशन का भी है, लेकिन वो बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए और कुछ जनरल क्वेश्चंस आने चाहिए, तो उसके लिए हम करा रहे हैं। तो देखिए, उसमें इससे पहले हमने 11th फिजिक्स के सिलेबस में ही चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिकल टूल्स के रूप में इनको कराया था। तो इसकी जानकारी, इंटीग्रेशन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, वो हम दे चुके हैं। थोड़ा बहुत इसमें बता देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिला करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनना। और ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट में लिमिट लगाते हैं। और इसके शुरुआत में जो सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और आपको याद होगा इसमें कंडीशन भी थी, वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू -1। मतलब n की वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं होनी चाहिए, यानी x की जब पावर आप लगाएं तो -1 नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पहले सिंपल ही लेते हैं, जैसे x टू द पावर -7 है, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। या n इज इक्वल टू -7 है ना, तो -7 + 1, ये n के जगह रिप्लेस कर रहे हैं इसे, -7 + 1 है ना, तो ये आ गया x टू द पावर -6 अपॉन -6। और आपको याद होगा मैंने बताया ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगी है, तो एक कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं जो इनडेफिनिट पार्ट होता है। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। हालांकि उस भी लेक्चर में भी हमने बताया था, एक बार फिर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसा ले लें, तो पावर है वो -1 ले लें, तो क्या होगा देखिए, ये 1/x dx है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए, x टू द पावर -1 + 1 है ना, n की जगह आपने -1 रखा, -1 + 1, तो ये आंसर आएगा x टू द पावर 0/0। और आप जानते हैं कि जब 0 से डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर होगा, तो फिर आंसर इन्फिनिटी या अनडिफाइंड टाइप का आएगा। इसलिए ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है ना। अब इसको कैसे करें, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसको हम इस तरह से लिख लें, माइनस की वजह से नीचे लिखें ऐसे डिनोमिनेटर में, और इसका आंसर ये लिख दें। ये सी तो इंडेफिनिट पार्ट है, log x आंसर इसका मैंने बताया log x। तो आप कहेंगे कि सर ये log x कैसे आ गया। तो चलिए आप यदि रिमाइंड करें, तो आपको एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद होगा है ना,
डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला याद होगा, log x का यदि डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो आंसर आता था 1/x। तो आप जरा देखिए, ये इस तरह का रिदम या तुकबंदी मिल रही है कि इधर हमने इसको ऐसे किया तो ऐसे लग रहा है जैसे इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। हमने इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा करके ऐसे करके यहाँ लिख दिया, तो ये वाली साइड इधर आ गई। यानी क्या है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको याद होगा इसकी डेफिनेशन में यही सेंटेंस आता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस भी कह देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके बनाए गए हैं। जैसे कि एविडेंस के लिए एक आध फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये वाला तो ये हो ही गया, आपने देख ही लिया साक्षात। और देखिए, आपने जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का आपने याद किया होगा उस समय माइनस साइन एक्स, है ना। तो इन्हीं को रिवर्स कर दीजिए, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा लेकिन माइनस में, है ना। और कॉस एक्स क्या करेंगे, इसे उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है रिवर्स प्रोसेस है। तो फॉर्मूले आपको इसी तरह से याद कर लेने हैं। ये जरूरी नहीं है फॉर्मूले यहाँ हम सभी लिखें, आप किसी बुक से उसे कलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी कुछ और फॉर्मूले लिख देते हैं। अब जैसे आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, सॉरी 10 का करते थे, तो आंसर आता था सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये मैंने पलट दिया है ना, इस तरह से है। इसी तरह से आपको याद होगा कॉट का याद होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता था। तो आप इसको करेंगे तो ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इसी तरह से और भी फॉर्मूले हैं, आपको याद होगा यदि आप सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था सेक एक्स टेन एक्स, और रिवर्स करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और ये आंसर आ जाएगा सेक एक्स, है ना। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले, और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे कि टेन एक्स का है तो ये स्पेशली याद करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको इन्होंने कहा है कि लॉग और सेक एक्स, ये सी तो सभी में लगेगा, ये ध्यान रखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट नहीं है, तो सी जरूर लगाना पड़ेगा ना, इसको मत भूलिए, नहीं तो ये गलत माने जाएंगे। हाँ भाई, लॉग सेक एक्स इसका होता है, या फिर कॉस में लिखो तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हो। इसको आप 1 कॉस करोगे ना तो ये आ जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से हैं जो याद करने में दिक्कत आएगी, तो स्पेशली कुछ मेमोरी में रखिए। अब जैसे कॉट एक्स का है तो लॉग साइन एक्स है, ये मॉड लगा देते हैं लॉग में क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं होती इसलिए। तो अब जैसे लॉग सेक एक्स है, मान लीजिए आपने डिफरेंशिएट किया इसको, लॉग सेक एक्स है ना, तो आपको याद होगा कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का होता है 1/x, है ना। तो आपने 1/sec x कर दिया, और sec x को दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल के थ्रू होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो sec x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, sec x 10x आएगा, और ये कैंसिल आउट हो गए, देखिए आंसर आ गया ना 10x। ये मैंने आपको ये करके बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया वापस, है ना। इस तरह से फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, वो आप कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो लिखे हैं उन्हें आप कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, कुछ इस तरह के भी फॉर्मूले आएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 तो ये 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए
और 1/a इस तरह से, ये फॉर्मूले भी याद कर लेना आप। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहला छोटा पार्ट तो ये सिंपल जो क्वेश्चन है, जो इनिशियल फॉर्मूले हैं, जैसे x टू दी पावर n का था, इसी तरह से आपको ये याद कर लेना e टू दी पावर x का। इसमें कोई चेंज नहीं होता, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में भी कोई चेंज नहीं था इसमें। ऐसे a टू दी पावर x का कर लेना। वहाँ डिफरेंशिएशन में आपको याद हो तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a आता था, है ना, लेकिन इसमें डिवीजन में आता है लॉग a। ये c तो लगता है ना, और कांस्टेंट है तो इसमें आप इसको अटैच कर देते हैं केवल, है ना, इस तरह से। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लिया 3 टू द पावर x प्लस 2। तो आप देखेंगे कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने में अलग लगेंगे, लेकिन इनका जो सोल्यूशन होगा वो अलग तरीके से होगा और काफी आसान होगा। अब आप ऐसे देखें तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई इससे करें a टू दी पावर x से, और कोई दिक्कत नहीं, इससे भी किया जा सकता है। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर 2, इन्हें अलग अलग कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया 9, और ये हो गया 3 टू द पावर x dx। ये 9 बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया 3 टू द पावर x dx। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x, a की जगह 3 है, 3 टू द पावर x अपॉन log 3, और ये कांस्टेंट आ जाएगा, और 9 तो ऑलरेडी है ही। आपने देखा कि फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। और लिए लेते हैं कोई क्वेश्चन। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आप देखेंगे काफी इजी है। इसका होल स्क्वायर खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट हट जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab, यानी कि ये a है और ये b है, और ये कैंसिल आउट होकर के 2 रह जाएगा केवल, है ना। और ये मैं बता चुका हूं आपको कि इसे सेपरेट कर सकते हैं सभी टर्म्स को आप। तो जैसे x क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स का होता है log x, है ना, अभी अभी कराया था आपको। और इसी तरह से यहाँ 2 रह जाएगा, तो 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इस वाले फॉर्मूले से कर देना। जो अभी एक फॉर्मूला लिखाया था ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको बस अटैच कर दीजिए इसके साथ, है ना। तो ये 2 के साथ x अटैच हो जाएगा, तो ये आंसर है, और c तो लगाना ही है सभी। और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जिस समय मैं 12th क्लास के मैथ्स के पेपर के लिए सीरीज कराया था इंटीग्रेशन की, तो मैंने बताया कि भाई मेरे टीचर ये कहा करते थे कि 1 और cos को साथ नहीं आना है कभी, उनकी दुश्मनी होती है, जैसे ही वो आए तो उन्हें हटाइए। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसको करना चाहे 1 माइनस कॉस 2x, या फिर 1 प्लस कॉस 2x, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं। आप जैसे 1 और cos साथ साथ आ गया तो आप cos 2x को हटाओगे, और ये भी मैंने बताया था कि cos 2x के दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। फॉर्मूले तो और भी हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है, लेकिन 1 हटाने के लिए, 1 को एलिमिनेट करने के लिए इनमें से कोई भी एक आप यूज कीजिए। जैसे ये दिया है पहला 1 माइनस, तो इसमें 1 प्लस का है तो माइनस वाला ले लीजिए, ये 1 माइनस, नहीं वो तो प्लस में ही, हाँ इसी को लीजिए 1 माइनस, और ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप देखेंगे कि जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो
हमने गलत कर दिया क्योंकि ये +1 और +1 ये तो ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। 1 माइनस ये वाला 1 माइनस और cos 2x की जगह इसे लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना। अब ओपन करिए 1 माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इंटीग्रेशन है dx इस तरह से है ना। तो ये देखिए कैंसिल आउट हुआ तो अब ये 1 हट गया, अब आपके पास रह गया ये 2। अंडर रूट में √2 ये कांस्टेंट है और ये साइन स्क्वायर एक्स बाहर जो है साइन एक्स हो जाएगा है ना, और साइन एक्स का डायरेक्ट होता है माइनस कॉस एक्स, और ये √2 तो लगा ही हुआ है पहले से, बस हो गया। इसी तरह से आप इसे कर सकते हैं, इसमें आपको 1 को एलिमिनेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना, और उसके बाद आप इसे कर पाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जनरल। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह जैसे 1 आए तो जरूरत पड़ने पर उसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना लेते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो 1 की जगह इसे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन माइनस कॉस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप गौर से देखिए कि क्या ये इसका होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए सभी जगह, तो आप देखेंगे ये है इस तरह से साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो यही आएगा है ना। तो अब इसके बाद में ये अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद आप इन्हें सेपरेट टर्म बना सकते हैं, एक बार ये और एक बार ये। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और इसका होता है साइन एक्स, और सी तो ऐड हो गई। तो ये सिंपल और जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स में जब यूज होता है तो बहुत टफ यूज नहीं है, सीधा सीधा है। और इसके बाद में हमें जो टेक्निक्स याद रखनी है, देखिए पूरे इंटीग्रेशन में आपको बस देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड आप याद कर लीजिए। एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और एक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इन तीनों का मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराई देता हूं। इतना आप कर लेते हैं तो समझिए काफी है, मतलब जरूरत जितनी है उससे सफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका मतलब ये है, जो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था ना, दो फंक्शन है और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कुछ इस तरह से जो था ना। तो इसमें इंटीग्रेशन में भी होता है। मान लीजिए इस तरह से दिया हो फर्स्ट इंटू सेकेंड और dx, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सक्यूज मी, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका होल इंटीग्रेशन है इसलिए एक dx इसमें और आएगा। ये थोड़ा लेंदी फॉर्मूला लगता है लेकिन टफ नहीं है,
और इसको यूज करने के लिए एक दो क्वेश्चन हम बता ही देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, फेमस है, पहले भी बताया था, sec क्यू एक्स आई। तो इसको आप दो पार्ट्स, दो टुकड़े इससे कर लीजिए, एक कर लीजिए sec x और दूसरा कर लीजिए sec स्क्वायर एक्स। देखिए इससे आप इसको ओपन करें तो आसान हो जाएगा, इसको आप सेकंड फंक्शन मानिए, इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, फर्स्ट फंक्शन यानी sec x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, sec स्क्वायर एक्स। और इस सब का भी क्या है, डिफरेंस, वो इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करिए, देखिए ये तो sec x सिंपल आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, है ना, इंटीग्रेशन। और इसके बाद में डिफरेंशिएशन करिए, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाने नहीं दीजिए, इसको भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि होल इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले अंदर का सॉल्व करिए। डिफरेंशिएशन sec x का होता है sec x tan x, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा sec x और tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और माइनस, और ये तो आप कॉपी कर ही देंगे। फिर आगे जब लेंगे तो देखिए ये जो एक शुरुआत का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ से tan स्क्वायर को sec के टर्म में ही आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि tan की जगह आपको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। यानी मैं यही लिखे देता हूँ समझाने के लिए, इसकी जगह आपने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो ये ब्रैकेट आ गया, इसमें से भी दो टर्म बन जाएंगे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना। देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा, देखिए अभी ये सब तो ऐसे ही रखा रहने देना, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, जगह नहीं है तो, लेकिन आप मान के चलिए। तो यहाँ आ जाएगा sec क्यू एक्स डी एक्स, और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस sec एक्स डी एक्स, है ना। और बाकी का यहाँ डी एक्स और है, ये रखा ही हुआ है sec x tan x, है ना। ये पुराना टर्म है जो कि सिंपल था, ये चला आ रहा है ना इस तरह से। जब आप इसको करोगे ना, जैसे ये पूरा जो क्वेश्चन था, यदि हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि ये i के इक्वल था, तो i इधर चल रहा है मान लीजिए, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है दोबारा से मतलब वापस आ गई ये वाली। तो जब इसको i माना है तो यहाँ भी i आ जाएगा। जब आप इसे करोगे ना, ये माइनस आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जिससे ओपन करोगे तो ये शायद प्लस आएगा। प्लस sec x का क्या होता है, sec x का तो अलग से फॉर्मूला है, वो आप लिस्ट में देख लेना, वो ये होता है log, ये मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ, log sec x प्लस tan x, है ना, ये होता है। तो आप ये देखेंगे माइनस आई है ना, इधर आकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी 2i करके आ जाएगा। फिर ये वैल्यू आप रख देना जो भी लिखी हुई है, कॉपी करनी है बस। और फिर हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को आप इस साइड में ले जाके डिनोमिनेटर में रख देना है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया है हमने, है ना, ये इसका एग्जांपल है। और ये दो एग्जांपल है जो कि काफी फेमस है। एक log x का है, उसमें क्या करते हैं कि जब जरूरत होती है, जैसे दूसरा फंक्शन नहीं है, जैसे आपने कहा log x, इसका निकालिए, तो आप सर्च करेंगे तो log x का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो एक फंक्शन अपनी तरफ से मान लेते हैं 1। अब आप इसको जो है, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड, है ना। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको याद रखना है, या तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, आई लेट करके इस ऑर्डर से आप प्रीफरेंस देंगे। आई से मतलब यहाँ इनवर्स फंक्शन से है,
ठीक है ना। और एल से मतलब है लॉगरिथमिक, और ए से मतलब एलजेब्रिक, और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसी तरह से ई से एक्सपोनेंशियल, है ना, जो होता है ना ई टू दी पावर एक्स। ये कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो मानना है वो इस ऑर्डर में मानिए ना, प्रीफरेंस इसके हिसाब से देना है, पहले ये या फिर ये। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लें। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे तब इस तरह हमारी बुक्स में ये सब नहीं था। ये बाद में जब हमने पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग शुरू की, तो फिर ये हमारे दिमाग में नजर में आया। अदरवाइज हम तो जब करते थे कैलकुलस हमारा ठीक था, तो कॉमन सेंस से करते थे। हमारे टीचर बताते थे कि भाई इसमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड फंक्शन उसको मानिए जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो अच्छी तरीके से, आसानी से, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन बार बार आता है। तो जहां भी आपको ये लगता है कि आपने एक फंक्शन मान लीजिए इस तरह का सेकंड मान लिया, फिर इंटीग्रेट किया, प्रॉब्लम आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने गलत माना है। जैसे मान लीजिए आप इसमें सेकंड मान लीजिए, इसको मान लिया आपने सेकंड, तो आप देखिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन बार बार आ रहा है, और इंटीग्रेशन किसका आएगा, लॉग एक्स का। तो फिर क्या होगा, अरे लॉग एक्स का तो इंटीग्रेशन करना ही था, यही तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है यहीं से। तो बार बार फिर वही रिपीट होगा, तो फिर आपको वन मान करके करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप इसको वन मानोगे, वो सेकंड फंक्शन मानोगे, इसे फर्स्ट, है ना। और इसका आसानी से हो जाएगा एक्स, वन का जो है एक्स हो जाएगा। तो ये जो है अब जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स माना था ना, सेक क्यू एक्स की जगह, तो हमने इसको सेकंड फंक्शन माना था। क्यों माना था कि इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट इसका है 10x। इसको भी मान सकते थे, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि होल इंटीग्रेशन जब आता ना, तो अंदर जो है इसका हो जाता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है वो अलग। तो ये इसका इंटीग्रेशन करने में फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ना, इसलिए ये आपको याद रखना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, है ना। अच्छा, अब जैसे ये मेथड है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये कॉमन मेथड है और ये सब में काम आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आलू है, वो हर सब्जी में काम आता है। सिमिलरली आप कह सकते हो, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने लिए 1/x+3 dx, हम कहेंगे भाई इसको निकालिए, तो आपको दिमाग में आएगा सर 1/x का तो लॉग होता था, लॉग एक्स आंसर। लेकिन हम कहेंगे भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, यहाँ एक्स तो है नहीं, यहाँ तो x+3 है। तो उस समय हम अपनी तरफ से इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x+3 है, आपने इसको t मान लिया, इनको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसको ट्रांसफर, यानी कि x का जो फंक्शन है उसे t का बना लिया आसानी के लिए। जैसे 1/ ये t आ जाएगा, और ये dx की जगह dt आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर क्या हुआ, log t। ये 1/x की फॉर्म आ गई ना, और t को वापस कर दिए क्योंकि ये तो माना हुआ था, तो log x+3 इतना ही आएगा। लेकिन ये याद रखना, ये एकदम से फॉर्मूले के तौर पे याद नहीं करना है। आपने देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है ना, एक की जगह कोई आसान टर्म रख देना सब्स्टिट्यूट करके, है ना। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के, ये तो हर जगह आएगा, है ना। इसको हमने मेथड का नाम दे दिया है, लेकिन ये जनरल है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का आता है कि डिनोमिनेटर होता है ना, वो डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर का। इसको गौर से देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने भी जब इसको लिखा तो पहले इसको लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट में कर रहा था, तब ये लिख दिया मैंने। अब इसमें ऐसे ही होगा, आप जो है डिनोमिनेटर जो दिया है पूरा, इसको आप t मान लोगे। तो देखिए डिफरेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा 4x + 3, ये तो 0 हो जाएगा, dx और dt, है ना।
तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये तो पूरा t आपने मान लिया डिनोमिनेटर, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। आप गौर से देखिए ये जो लिखा है ये पूरा का पूरा क्या है, dt के बराबर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ dt लिख सकते हो इसकी जगह। तो देखिए अब ये कितना सिंपल हो गया है ना, ये 1/t ही आ गया जो कि log t होगा पहले की तरह, और t की वैल्यू आप वापस कर दोगे जो आपने मानी थी, ये माना था ना डिनोमिनेटर 2x² प्लस 3x प्लस 4 है ना, और यही आंसर है। तो ये सिर्फ मैंने एक सिंपल फॉर्मूले दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और किसी भी मेथड में ये अप्लाई हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे आलू की संज्ञा दी। और लास्ट में जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका यूज इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया है x² - 4, या ऐसे ले लीजिए पहले x - 4 और x + 3, इसको करना है। तो आप देखेंगे कि सिंपल तरीके से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, है ना, इसमें ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप लॉग लिख दें, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में इन्होंने 2 ब्रैकेट दे दिए। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको देखिए इस फॉर्म में रखते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि जो पहले क्वेश्चन अभी हमने करे थे, जैसे 1/x + 3 का किया था, उस वाली फॉर्म में आ जाए। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, मान मान के कर रहे हैं अभी, इस तरह से कर लिया है ना, एक पार्ट में b लिख लिया, एक में a लिख लिया। फिर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, मान लीजिए ये तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसमें एलसीएम ले लिया, मान लीजिए x - 4 x + 3 है ना, और यहाँ पर ये टर्म चल रहा है, तो आप देखेंगे जब ये यहाँ पर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और इधर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a x + 3 प्लस b और x - 4 है ना, इस तरह से। यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो ही गया था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप करोगे तो ax, इनको ओपन कर दीजिए, 3a प्लस bx - 4b, इस तरह से। a की टर्म एक तरफ ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, a के तो नहीं x के ले लीजिए, है ना, जैसे x इसमें आ रहा है a के साथ और b के साथ भी, तो x कॉमन लिया तो a + b आ जाएगा, है ना। इसी तरह से कांस्टेंट है, एक तरफ ले लीजिए 3a - 4b, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, दोनों साइड में कंपैरिजन करिए कोफिशिएंट का टर्म से। जैसे x का कोफिशिएंट इधर क्या है, a+1, और इधर क्या है, x का कोई टर्म है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह कांस्टेंट है 3a - 4b, और इधर कांस्टेंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड इक्वेशन आ गया। और फिर आप देखेंगे कि जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो जो a और b की वैल्यू निकाल लीजिए आप, है ना, और जो वैल्यू आए उन्हें यहाँ रख दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन लगाइए, तो ये पुराना वाला मेथड आ गया। जैसे इसको करोगे ना, यहाँ नंबर है यदि, तो x + 3 को t मान लीजिए, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप देखेंगे ये आसानी से आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ से a = क्या आया, -b, और यहाँ से क्या आया 3a = 4b। इसमें से जैसे a की वैल्यू निकाली 4b/3, यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो आप देखेंगे ये तो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। जैसे 2 इक्वेशन होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, और वैल्यू निकालते हैं x y की, उस तरह आप सॉल्व करके यहाँ रख देंगे, तो आपको इसका ये फायदा मिलेगा, फिर आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, और इसमें आगे फिर इस तरह से है, यदि ये लीनियर टर्म है,
अलग अलग और नहीं हो तो फिर आप ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है x-4 और x² + 2, तो आप ऐसे मान सकते हैं ए लीनियर वाले को तो ABC मानते हैं ना, x-4 ये आ गया, और जो क्वाड्रेटिक वगैरह हैं उनको फिर 2 के साथ लेते हैं, bx + c ऐसे करके, तब सॉल्व करते हैं। तो अब ऐसे इन मेथड्स को बहुत ज़्यादा तो इसलिए नहीं बताना है क्योंकि फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स के रूप में कैलकुलस यूज किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो शुरुआत के क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। तो ये तीनों मेथड हो गए आपने देखा, और इसके बाद में ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ये जितने भी क्वेश्चन है तो इनडेफिनिट के थे, डेफिनिट के आएंगे तो लिमिट लग जाएगी, केवल जो है लिमिट और आ जाएगी, है ना। और लिमिट का मैंने बताई, अब जैसे मान लीजिए साइन एक्स लिखा है और इधर लिखा है π/6 और π/3, इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए कॉस ले लीजिए तो थोड़ा और माइनस भी नहीं आएगा, तो आप इसका क्या करेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन, और लिमिट को यहाँ लगा देंगे ऐसे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर है, तो अपर माइनस लोअर करके आप लोगे, ये अपर लिमिट है वेरिएबल की जगह रखोगे, फिर लोअर को रखोगे, यानी साइन अपर लिमिट यानी π/3 और लोअर लिमिट अपर, हाँ ये होगी माइनस लोअर π/6, इसका मतलब हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, और ये आ गया 30 यानी 1/2, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये मैंने आपको केवल ये करके बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारे नियम कानून लगते हैं, इंडेफिनेट वाले कुछ प्रॉपर्टीज की अलग से हैं, तो उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इसके लिए आप पुराने हमारे लेक्चर देख सकते हो जो मैथ्स से रिलेटेड हैं, तो इसको हम यहीं पर जो है छोड़ देते हैं। आप इसको, उम्मीद है कि इससे आपका काम चल जाएगा, और बाकी देखिए मैथ्स के लिए जो हम लेक्चर बनाएंगे या बना रहे हैं उसमें तो ये सब डिटेल में होगा। आप याद रखना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे जा करके डिसीव करता है, धोखा देता है। जैसे 11th-12th में आप किसी से पूछें स्टूडेंट से, या 9th-10th में, तो वो कहेगा कि मैथ्स तो सर सही चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो कहेगा प्रॉब्लम फिजिक्स में आती है सर, बस केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, मैथ्स तो बहुत ही सुपर। लेकिन आप देखेंगे जब JEE का जब आप पेपर देते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो मैथ्स करता है। वहां जाकर के मैथ्स अपना पूरे फुल फॉर्म में आता है और आप देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, है ना। आप याद रखिए, आप क्या मिस्टेक करते हैं कि आप क्वांटिटी कलेक्ट करते रहते हैं, आसान आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैथ्स तो बहुत इजी है। लेकिन जैसे ही आप JEE मेन या एडवांस की जब तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे वो क्वांटिटी है ना, वो सब फेल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि एक शेर आ जाए, बब्बर शेर, और उसके सामने बहुत सारे डॉगी आ जाएं तो उससे जीत नहीं सकते। जैसे ही मैथ्स जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है JEE मेन और एडवांस में, तो आप एकदम से फिर परेशानी में आ जाते हैं। तो आप याद रखिए, जो ये तो फिजिक्स वालों के लिए हमने बनाया है मैथमेटिकल टूल्स के रूप में जो चैप्टर में था, लेकिन मैथ्स के लिए जो हमारे लेक्चर हैं वो आप देखेंगे तो वो पूरे एडवांस लेवल के हैं, उसमें हर तरह का क्वेश्चन है और काफी डीप और डिटेल में है। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाए, यदि आप उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप तैयारी, यदि आप JEE मेन या एडवांस जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही टॉप मोस्ट तरीके से होगी, है ना। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु। लेकिन हाँ, एक बात हम कहना भूल गए कि आपका स्वागत है अब की बार, आखिर में हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में, और ये भी कहते हैं भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।